आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसी युवा शक्ति से जो भूतपूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी से। अशोक जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद, थैंक यू। लोकसभा इलेक्शन के बाद कुछ नए मुद्दे उठ के सामने आए, उन मुद्दों पे आपके विचार क्या हैं और किस तरह से देख रहा है युवा मोर्चा, और आप इंडिविजुअली आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो लोकसभा जो चुनाव था जी, उसमें कांग्रेस झूठ और फ्रेब के साथ मैदान में उतरी। हाँ। 2014 से लेकर के 2024 तक 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करी है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसके अनुरूप ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी कोई भेदभाव किया। और देश की 140 करोड़ की आबादी को लाभ मिला। हर क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट हुए, चाहे वो रेल का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे हमारे फॉरेन पॉलिसी का हो, चाहे सड़क का हो। आप स्वयं ने भी देखा होगा, एज ए पत्रकार के नाते नहीं, आप एज ए हिंदुस्तानी के नाते अगर आप देखेंगे, आज आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लो। इसके अलावा कल तक हम हज़ारों चीज़ें, मैं किसी एक चीज़ की बात नहीं करूँगा, चाहे वो रक्षा में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हम विदेशों पर निर्भरता कम हुई है, इसमें कोई शंका नहीं। उसके ऊपर हम आश्रित रहते थे। आज हम हमारा जो यहाँ की जो था हमारी रिक्वायरमेंट, उसको पूरा करते हुए हमने विदेशों में उन चीज़ को बेचना, उसका निर्यात भी हमने चालू किया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस किसी भी प्रकार के मुद्दे पे नहीं थी। ठीक है, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी या कुछ 2-4 कारण हमारे रहे जिसकी वजह से अपेक्षाकृत हमें सीटें कम मिले। लेकिन गर्व की बात हमारे लिए ये है कि तीसरी बार लगातार हमें बहुमत मिला, एनडीए को बहुमत मिला। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश ने भरोसा किया और तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनकर के उन्होंने विश्व में रिकॉर्ड काबिल स्थापित किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीसरी बार मोदी जी ने रिकॉर्ड कायम करते हुए प्रधानमंत्री के पद पे लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन का मुद्दा रह गया। कहीं ना कहीं बीजेपी जो उम्मीद थी 400 का आंकड़ा, 400 के तो बहुत दूर रहा। और क्या सिलेक्शन का इशू रहा कि कहीं चुनिंदा सीटों पे जो उम्मीदवारों की उम्मीद थी वो नहीं दे के पार्टी ने या आलाकमान ने उम्मीदवार का बहुत बड़ा इशू रहा ये सिलेक्शन। आपका क्या कहना है? देखिए, 400 पार का जो हमारा नारा एनडीए का था और लगभग 300 के आसपास हम लोग पहुंच गए। लक्ष्य से हम 100 सीटों के आसपास हम पीछे रहे। 2-3 प्रदेशों के अंदर अपेक्षाकृत परिणाम, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, 2-3 स्टेटों में अपेक्षाकृत परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए। उस पर पार्टी मंथन कर रही है और आप देखना 2029 के चुनाव में ये लक्ष्य भी हमारा पूरा हम करेंगे। जो युवा मोर्चा को अभी लोकसभा इलेक्शन में जो सीटों की उम्मीद थी वो सीटें मिली नहीं युवा मोर्चा को, जो युवा मोर्चा लगा पड़ रहा था अपनी एनर्जी से। और मैं कहीं ना कहीं कहूँगा इस इलेक्शन में कार्यकर्ता की एनर्जी भी कम रही और इवन कैंडिडेट की भी एनर्जी कम रही। केवल मोदी जी की एनर्जी के पीछे आप लड़ रहे थे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने पूरी टीम के साथ लड़ती है। मोदी जी हमारा चेहरा है, हमारे नेता है। स्वाभाविक है, कोई भी परिवार जब बढ़ता है तो परिवार के मुखिया के नेतृत्व में काम होता है। और समय समय के ऊपर पहले अटल जी हमारे नेता थे, आडवाणी जी थे, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कई चुनाव लड़े हैं और देश के अंदर अभूतपूर्व सफलताएं हमने हासिल करी है। और युवाओं के लिए जो मोदी जी के राज में जो हुआ है और जो भारतीय जनता पार्टी में यूथ को जो सम्मान मिलता है, मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी में ये नहीं मिलता। दूसरी पार्टियां केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए तुष्टीकरण के ऊपर आधारित राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के ऊपर काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन क्या ये सबका रहा या एक इंडिविजुअल ही आप कह सकते हैं कि कुछ धर्म विशेष ने आपको वोट नहीं दिया, जो ऑलरेडी मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के नाम से जो नारे लगाते आए हैं और बीजेपी उस नारे के ऊपर काम करती आई है। जो डिलीवरी विपक्ष या दूसरे समुदाय की बात करें तो उन समुदाय को जो मिला है लेकिन उसका रिटर्न नहीं आया, क्या कमी कार्यकर्ता की रह गई बीजेपी की?
देखिए, पहली बात तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं कि मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, का मतलब 100% सबका साथ सबका विकास है। देश की कोई भी योजना, आज अगर 5 किलो निःशुल्क अनाज आप हर घर को मिल रहा है, हर वर्ग को मिल रहा है, तो उसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई ईसाई है, ना कोई भी नहीं है, हर किसी को मिल रहा है। अगर आज प्रधानमंत्री आवास योजना है तो हर किसी को आवास मिल रहा है जो उसके पात्रता रखता हो। तो ऐसे ही हर घर नल से जल है तो हर घर में नल जा रहा है। सारी स्कीमें मोदी जी की देश के आवाम के लिए है, किसी जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं है। कोई, देखिए, भारत है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कौन किसको वोट देता है, कौन किसको नहीं देता है, ये हमारा व्यक्तिगत अधिकार है। अगर किसी ने हमें आज वोट नहीं दिया तो वो कल देगा, लेकिन हम किसी भी वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करते। 36 बिरादरी के लिए काम होता है, सभी धर्मों के लिए काम होता है। देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए मोदी जी योजनाएं लेकर के आते। कहीं ना कहीं बीजेपी में से अब आवाज़ उठने लगी, जो से बुलंद से कई दबी आवाज़ थी, जो व्यक्ति विशेष व्यक्ति विशेष जो हमें वोट नहीं करता तो हम उनका काम भी नहीं करेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इस आवाज़ को? ये क्या सही है? क्या हिंदुस्तान के लिए, राजनीति के लिए सही है? देखिए, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार सबके लिए है और 140 करोड़ देशवासियों को ध्यान में रखते हुए ही विकास की योजनाएं बनती है। युवा मोर्चा पे वापस आते हैं। आप युवा मोर्चा को आपने अध्यक्ष के रूप में देखा है और काम किया है काफ़ी अच्छा। तो युवा मोर्चा अपनी 29 के इलेक्शन को, जो शायद एक इलेक्शन होने जा रहा है विधानसभा लोकसभा का, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, क्या युवा मोर्चा तैयार है अपनी अपने लीडर्स के साथ कि वो 250 राजस्थान की सीटें बनने जा रही है, 250 विधानसभा की सीटें हो जाएगी और 25 से 28 तक लोकसभा की सीटें, क्या उतने युवा तैयार हैं आपके पास देखिए लीडरशिप के लिए? देखिए, ये केंद्र सरकार इस पे काम कर रही है। ये कहाँ तक ये लागू हो पाएगा, मैं इसके विषय में कुछ नहीं कह सकता, ये भविष्य की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा भाजपा का हरावल दस्ता है और हरावल दस्ता हर जंग में सबसे प्रथम श्रेणी में खड़ा होता है। और भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा, चाहे वो कल चुनाव हो, चाहे 29 में हो, चाहे 35 में हो, कभी भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, युवा मोर्चे का कार्यकर्ता या सभी मोर्चों के हमारे कार्यकर्ता हरदम तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनावी पार्टी तो है नहीं कि हम 29 में 24 में काम कर ले तो 29 में काम करेंगे। हमारे मोदी जी से लेकर के तमाम हमारे नेता, चाहे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हो, अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, आज अगर यहाँ कोई काम हमारा संपन्न हुआ है तो हम तो अगले दिन से ही अगले काम की योजना पे काम करना प्रारंभ करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है। मैं यहाँ पे युवा मोर्चा की बात नहीं करके युवाओं की बात कर रहा हूँ। क्या युवा लीडरशिप लेने के लिए तैयार है? क्या उतने परिपक्व हैं कि जो लीडरशिप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीडरशिप चल रही है उसको रिप्लेस करने के लिए क्या तैयार है युवा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से युवाओं का निर्माण करने का, नए नेतृत्व क्षमता पैदा करने के लिए हमेशा ही काम किया। आज आप देखिए, डॉक्टर सतीश पूनिया जी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे थे पहले। आज वर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी जी है, वो भी मेरे से पहले युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। आप ओम बिरला जी की बात कर लीजिए, वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। आप कालीचंद सराफ जी की बात कर लीजिए, किरोड़ीलाल मीणा की बात करिए, आप घनश्याम तिवारी जी की बात करिए, आप किसी की भी बात करिए। आज राजनाथ सिंह जी की, शिवराज सिंह चौहान साहब की, अमित शाह जी की, जेपी नड्डा जी की, ये युवाओं को तैयार करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और जिन्होंने आगे चल करके प्रदेश और देश के अंदर विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए और एक समाज को अच्छा शासन देने का काम किया है, समाज का एक अच्छा समाज का निर्माण करने का काम किया है, एक अच्छा नेतृत्व देने का काम किया है। वापस लोकसभा की इलेक्शन पे जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा और ज्वलंत मुद्दा है कि जो उम्मीद थी राजस्थान की, यूपी और दूसरे क्षेत्र और दूसरे राज्य की बात नहीं करके राजस्थान पे आते हैं, जो उम्मीद थी इवन राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के लीडरशिप में भी ये उम्मीद नहीं थी जो जिता के दी है। 11 सीटों की उम्मीद, 14 सीटें बीजेपी आने की उम्मीद। किसी भी कार्यकर्ता, एक आम आदमी या किसी से पूछा जाए कि बीजेपी कितनी आएगी तो सबकी उम्मीद थी 22, 23, 24 आ जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। लेकिन इससे नीचे इस तरह के गिरावट प्रदर्शन को लेके आपका क्या कहना है? क्या कार्यकर्ता लगा नहीं बीजेपी के साथ? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत परिणाम में हमें थोड़ी निराशा हुई है। 11 सीटें हमें कम मिली,
पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत से काम करता है, आगे भी करेगा। इसके ऊपर मंथन चल रहा है, क्या क्या विशेष कारण रहे हैं उनको दूर करके हम आगामी समय में फिर से 25 की 25 सीटें लाने का जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है उसको दोहराएंगे। कहीं कहीं ये लोकसभा चुनाव काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, नेशनल लीडरशिप में भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयान दिए और धर्म विशेष पे काफ़ी कुछ टिप्पणियां की गई। आप इंडिविजुअली और एज ए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता होने के नाते आपका क्या कहना है कि केवल बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी बन के रह जाएगी या हिंदुत्व के पीछे क्या बीजेपी चुनाव लड़ सकती है और आगे जीत सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करी। मैं बार बार कह चुका हूँ, बार बार प्रश्न आप ही का रिपीट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर के काम करती है और ये हमने 10 साल के शासन में करके दिखाया है। आज अगर दुनिया में कहीं भी अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वो भारत है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। मोदी जी लगभग 12-13 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के अंदर सभी वर्ग संतुष्ट थे उनसे और सभी वर्ग सुरक्षा महसूस कर रहे थे। आज देश के अंदर भी सभी को रहने का अधिकार है, सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का अधिकार है, सभी को समान शिक्षा का अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। सब तरीके से सब अच्छे से काम हो रहा है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करके देश में हिंसा फैलाना चाहती है और आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी प्रवास कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और वहीं क्यों जा रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वो कभी केरल तो नहीं गए जहां वामपंथियों का शासन है, कभी वेस्ट बंगाल तो नहीं गए जहां आए दिन वहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं, जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ मारकाट मची हुई है, किस प्रकार से अशांति वहाँ फैली हुई है। ये एक तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ सब वर्गों को के लिए काम करती है, देश को आगे ले जाने के लिए काम करती है। मैं अशोक जी से बात करता हूँ कि 29 में आपकी तैयारी कहाँ से है? सिंपल एक साधारण सा सवाल है, क्या किस ओर देख रहे हैं, किस सीट पे देख रहे हैं? आप अगर खुलासा करना चाहें, हमें बताना चाहें, हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें और बताइए सर। 29 में क्यों? 29 से पहले 28 भी आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं ही नहीं कोई भी कार्यकर्ता वो केवल एक मिशन के लिए काम करता है, अपनी आइडियोलॉजी के लिए काम करता है, अपने विचारधारा के लिए काम करता है। और मैं कम से कम मेरे लिए बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, मंचों पे भी कहता हूँ, मैं किसी चुनाव के लिए किसी पद के लिए काम नहीं करता, मैं मेरी विचारधारा के लिए काम करता हूँ। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। मैंने अपने सामाजिक जीवन के जो बचपन से लेकर के युवावस्था तक स्टार्टिंग के 8 से 10 वर्ष तक मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करे। उस समय मैं विचारधारा से बिल्कुल देशभक्ति की विचारधारा से, राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओतप्रोत हूँ और मैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए समर्पित हूँ। निरंतर काम करूँगा और एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने मुझे समय समय पे जिम्मेदारियां दी है। भविष्य में भी कोई भी दायित्व पार्टी मुझे देगी तो मैं उस दायित्व को निभाऊंगा। तो किस तरह से अगले 5 साल के मोदी जी के कार्यकाल को किस तरह से देख रहे हैं? किस हो जाएगा कि जो कांग्रेस ने नारा दिया था कि मोदी जी अगर सत्ता में आ गए तो संविधान को बदल देंगे, आपके क्या विचार? देखिए, कांग्रेस की बात को आप छोड़ दो। कांग्रेस को देश गंभीरता से ले ही नहीं रहा, ना उनके नेताओं को गंभीरता से ले रहा। मोदी जी का विजन स्पष्ट है। हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। विकसित भारत की संकल्पना के साथ आज हम लोग काम कर रहे हैं। आज कोई भी काम मोदी जी कर रहे हैं वो एक विजन के साथ कर रहे हैं। ये पिछले 10 वर्षों में हमने साबित करके दिखाया है और अगले 5 वर्षों तक भी हम लोग वही काम कर रहे हैं। और ना केवल देश में, प्रत्येक प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर भी विकसित भारत के संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। 2047 में भारत दुनिया के अंदर एक स्थापित राष्ट्र हो, एक विकसित राष्ट्र हो, एक स्वावलंबी राष्ट्र हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आगे उम्मीद करते हैं आपकी इस तरह की चर्चाएं आपसे जारी रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद।